गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि शक्ति क्या है, शक्ति को विद्वानों ने किस तरह से परिभाषित किया, शक्ति का बल और प्रभाव से किस प्रकार भेद रहा, साथ ही साथ में शक्ति के कितने रूप बताए गए और शक्ति की संरचना के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या रहे। शक्ति संरचना के 4 सिद्धांतों के बारे में आप लोगों ने जाना था, जिसमें वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत। अब उससे आगे आज हम लेसन नंबर 2 में संख्या सत्ता वैधता में उसी से आगे हम सत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सत्ता क्या है। सत्ता के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए। सत्ता से तात्पर्य एक ऐसी राजनीतिक शक्ति से है जिसके आदेशों की पालना जनता स्वतः ही अपनी इच्छा से करती हो, जिसे जनता की सहमति प्राप्त हो, तो वो सत्ता कहलाती है। सत्ता एक वैधता पर आधारित होती है, उसे वैधानिक स्वरूप प्राप्त होता है, उसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, उसी को सत्ता की संज्ञा दी जाती है। प्राचीन काल में, मध्यकाल में शक्ति विशेष तौर पर अस्तित्व में रही, लेकिन आधुनिक काल में शक्ति को जब वैध स्वरूप प्राप्त हुआ, वैधानिकता प्राप्त हुई, तो सत्ता का पर्याय हो गई। उसे सत्ता कहा जाने लगा। सत्ता जो है जब उसे वैधता का स्वरूप प्राप्त हो जाता है तो वो प्रभावशाली होती है। तो इसलिए सत्ता के बारे में जिस प्रकार से हम देखें तो एक उदाहरण के लिए, जैसे चौराहे पर जो यातायात चौराहा होता है, सर्किल होता है, वहाँ पर किसी पुलिस द्वारा किसी वाहन चालक को रोकना होता है तो उसके एक इशारे पर ही वाहन चालक अपना वाहन रोक लेता है। वह सत्ता का प्रतीक है। उसमें शक्ति पहले से अंतर्निहित है और उसके एक इशारे से उसके आदेशों को पालना हो रही है, तो वो सत्ता का पर्याय हो जाती है, उसे सत्ता की संज्ञा दी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, सत्ता के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं, जैसे रॉबर्ट बायस्टैंड ने कहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है। मतलब शक्ति के प्रयोग का जो संस्थागत अधिकार होता है, जिसे वैधानिकता प्राप्त होती है, कानून की मान्यता प्राप्त होती है, उसी को सत्ता की संज्ञा दी जाती है। ऐसा किसने माना? रॉबर्ट बायस्टैंड ने माना। उनका ऐसा मानना था, उनका ऐसा कहना था। इसके अलावा हेनरी फेयोल ने कहा है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार व आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। सत्ता आदेश देने का अधिकार व आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। सत्ता आदेश देने का अधिकार व आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। ऐसा किसने कहा विद्यार्थियों? हेनरी फेयोल ने कहा कि जब किसी शक्ति द्वारा आदेश दिया जाता है, उसके पास में आदेश देने का अधिकार पहले से अंतर्निहित होता है और वो आदेश का पालन करवाने की शक्ति भी है, तो उसे ही सत्ता कहा जाता है। ऐसा किसने कहा? हेनरी फेयोल ने कहा।
तो विद्यार्थियों आपने समझ लिया होगा कि सत्ता किसे कहा जाता है कि जब किसी शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाती है या कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है, जिसे जनता की सहमति होती है, जनता की सहमति, तो उसी को सत्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्ता। तो इस प्रकार से सत्ता के बारे में विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। आप लोगों ने सत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे आगे सत्ता पालन के महत्वपूर्ण आधार क्या रहे इसके बारे में जाना। सत्ता पालन के आधार कि सत्ता पालन के प्रमुख आधार क्या क्या रहे। राजनीतिक विश्लेषकों ने सत्ता पालन के मुख्य तौर पर 4 आधार बताए हैं। उन चारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें पहला आधार है विश्वास। अर्थात शासक का अधीनस्थों के प्रति विश्वास होना और अधीनस्थों का शासक के प्रति विश्वास होना, तभी उस सत्ता के आदेशों का पालन हो सकता है। शासक का अधीनस्थों के प्रति विश्वास, अधीनस्थों के प्रति विश्वास और अधीनस्थों का शासक के प्रति विश्वास, अधीनस्थों का शासक के प्रति विश्वास। अब यहां अधीनस्थों जो शब्द आ रहा है, इसका मतलब जनता से, किससे है? जनता से। जनता कह दो, प्रजा कह दो, इसका तात्पर्य इससे। जब शासक का जनता के प्रति विश्वास होता है, जनता का शासक के प्रति विश्वास होता है, दोनों का एक दूसरे में विश्वास बने रहना आवश्यक है, तभी उस सत्ता के आदेशों का पालन उचित ढंग से हो पाता है। तो इसलिए सत्ता पालन का पहला आधार जो है वो विश्वास को बताया गया है। दूसरा जो आधार बताया गया है वो है एकरूपता। प्रिय विद्यार्थियों, सत्ता के आदेशों की पालना में वैचारिक एकरूपता का होना भी आवश्यक है। वैचारिक एकरूपता, इसका भी होना आवश्यक है। वैचारिक एकरूपता तभी बनी रह सकती है जब सभी व्यक्तियों में जो जिस समूह के सदस्य होते हैं, जिस वर्ग विशेष के सदस्य होते हैं, उनमें विचारधारात्मक रूप से एकता का होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए किसी राजनीतिक दल का वर्चस्व है, उसकी सत्ता है, उस राजनीतिक दल के सभी सदस्यों में विचारधारात्मक एकरूपता बनी रहेगी तो वो दल संगठित रहेगा, मजबूत रहेगा, उसके आदेशों का पालन भी उचित ढंग से संभव हो पाएगा। तो किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में वहां राजनीतिक तौर पर वैचारिक एकरूपता का बने रहना भी जरूरी हो जाता है। तो इसलिए सत्ता के आदेशों की पालना में एकरूपता भी सत्ता पालन का एक आधार बताया गया है, जो वैचारिक एकरूपता पर आधारित है। तीसरा है लोकहित।
प्रिय विद्यार्थियों, लोकहित जो लोक कल्याण पर आधारित होता है, लोक कल्याण कि जब सत्ता द्वारा लोक कल्याणकारी नीतियों को लागू किया जाएगा, जनता के हितों को विशेष महत्व दिया जाएगा, लोक कल्याणकारी नीतियां विशेष तौर पर प्रभावकारी रूप में लागू की जाएगी, तो जनता का विकास संभव हो पाएगा और उस सत्ता के आदेशों की पालना जनता स्वतः ही करेगी। तो इसलिए कहने का मतलब है कि जो लोकहित है वो भी सत्ता पालन का आधार है, क्योंकि राज्य व्यवस्था में यदि सरकार जो है वो जनता के हितों को तवज्जो देगी, उनके हितों को बढ़ावा देगी, लोक कल्याणकारी नीतियां लागू करेगी, समाज का कल्याण करेगी, तो जनता उसे पसंद करेगी, उनके आदेशों का पालन करेगी स्वतः ही। तो इस तरह से लोकहित भी सत्ता के आदेशों का पालन करवाने में एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। तो इस तरह से सत्ता के पालन का आधार लोकहित भी है। फिर चौथा सत्ता पालन का आधार बताया गया है दबाव। प्रिय विद्यार्थियों, सत्ता के उचित पालन के लिए, सत्ता के आदेशों की पालना के लिए दबाव का होना भी आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए, जिस राजनीतिक दल की सत्ता होती है वो अपने कार्यों का, अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से निर्वाह करे, इसके लिए दबाव समूह बराबर उस पर दबाव बनाए रखते हैं, जिसमें विभिन्न संगठन हो सकते हैं, संस्थाएं हो सकती हैं या समूह हो सकते हैं। तो दबाव बना करके उसको उचित ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस तरह से विश्वास, एकरूपता, लोकहित, दबाव, ये सत्ता पालन के 4 महत्वपूर्ण आधार बताए गए हैं। तो ये थे विद्यार्थियों सत्ता पालन के 4 प्रमुख आधार। अब नेक्स्ट है सत्ता के प्रकार या सत्ता के रूप कितने माने गए हैं उनके बारे में। सत्ता के रूप या सत्ता के प्रकार। राजनीतिक विचारक मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए। सत्ता के 3 रूप, कितने रूप बताए? 3 रूप बताए। जिसमें पहला रूप है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता से तात्पर्य ऐसी सत्ता से है जो पुरानी परंपराओं पर आधारित हो, रीति रिवाजों पर, रूढ़िवादी मान्यताओं पर, इन पर आधारित हो, तो परंपरागत सत्ता कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति की सत्ता कायम होना, परिवार का मुखिया जो है सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता है, बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जब उसकी सत्ता ही कायम रहती है, उसके आदेशों को सर्वोपरि माना जाता है, तो परंपरागत सत्ता कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो पुरानी मान्यताओं पर, पुरानी विचारों पर आधारित सत्ता होती है। तो कहने का मतलब है कि परंपरागत सत्ता को एक कानूनी तौर पर तर्कसंगत सत्ता नहीं माना जा सकता। तो इस प्रकार से सत्ता का एक ये भी रूप होता है जिसे परंपरागत सत्ता की संज्ञा दी जाती है। सत्ता का दूसरा रूप माना गया है चमत्कारिक अथवा करिश्माई सत्ता। चमत्कारिक अथवा करिश्माई सत्ता। चमत्कारिक अथवा करिश्माई सत्ता ऐसी सत्ता को कहा जाता है जिसमें नेतृत्व के चमत्कारिक गुण होते हैं।
उसमें निर्णय लेने की प्रभावकारी क्षमता होती है, जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, वो एक तरह से करिश्मावादी नेतृत्व प्रदान करते हैं देश की राज्य व्यवस्था को। तो वो सत्ता का चमत्कारिक और करिश्माई गुण होता है। जैसे उदाहरण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, ये एक तरह से चमत्कारिक अथवा करिश्माई सत्ता के प्रमुख उदाहरण कहे जा सकते हैं। इन्होंने चमत्कारिक और करिश्मा वाली नेतृत्व प्रदान किया देश को। तो इसलिए सत्ता का दूसरा प्रकार मैक्स वेबर ने चमत्कारिक अथवा करिश्माई सत्ता को माना है। तीसरा प्रकार उन्होंने बताया कानूनी अथवा तर्कसंगत सत्ता। कानूनी अथवा तर्कसंगत सत्ता। प्रिय विद्यार्थियों, कानूनी अथवा तर्कसंगत सत्ता ऐसी सत्ता को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति विशेष में निहित न होकर के किसी पद विशेष में निहित होती है। जैसे शिक्षक की सत्ता, कलेक्टर की सत्ता, या प्रधानमंत्री की सत्ता। तो इनमें जो है कानूनी अथवा तर्कसंगत सत्ता निहित होती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में प्रधानमंत्री तो बहुत बने, लेकिन बहुत सारे लोग केवल गिने चुने लोगों को ही जानते हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया, क्योंकि उन्होंने अपने पद पर रहते हुए एक अपनी कुशलता, चमत्कारिक नेतृत्व, प्रबंधन क्षमता, अपनी काबिलियत के दम पर अपना एक विशिष्ट प्रभाव रखा। तो इस तरह से बहुत कम लोग ही उनको जान पाते हैं, बहुत कम लोग ही अपने पद की शक्तियों का सही उपयोग कर पाते हैं। जो सही समय पर सही तरीके से अपने पद की शक्तियों का उपयोग करते हैं तो वो कानूनी अथवा तर्कसंगत सत्ता कहलाती है, जिसको वैधता का स्वरूप प्राप्त हो, जो कानूनी स्वरूप पर आधारित हो। तो इस प्रकार से कानूनी अथवा तर्कसंगत सत्ता भी सत्ता का एक प्रकार बताया गया है। तो इस तरह से मैक्स वेबर ने ये सत्ता के 3 रूप बताए, 3 प्रकार बताए: परंपरागत सत्ता, चमत्कारिक अथवा करिश्माई सत्ता, कानूनी अथवा तर्कसंगत सत्ता। प्रिय विद्यार्थियों, अब इस लेसन का अंतिम पॉइंट है वैधता। वैधता वैधता शब्द जो है लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से बना है। लेजिटिमस लेजिटिमस से शब्द से बना है। और ये लेजिटिमस शब्द जो है ये लॉफुल शब्द से बना है। लॉफुल लॉफुल शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्चता अथवा वैधानिकता। सर्वोच्चता अथवा वैधानिकता। जब राज्य व्यवस्था में शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाती है, कानूनी मान्यता मिल जाती है, तो उसका विशेष प्रभाव बना रहता है।
तो शक्ति व सत्ता इनके मध्य की कड़ी होती है वैधता। प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक देखें तो राजनीतिक विश्लेषकों ने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए। राजनीतिक तौर पर वैधता को परिभाषित करने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए प्राचीन काल में प्लेटो ने न्याय को ही वैधता का आधार बताया। इसके अलावा अरस्तु ने संवैधानिक शासन को भी वैधता का आधार माना। संवैधानिक शासन को भी अरस्तु ने वैधता का आधार बतलाया। प्राचीन कालीन भारतीय विचारकों में जैसे मनु है, कौटिल्य है, शुक्र है, इन्होंने राजा के आदेशों का पालन करने और राजा द्वारा प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने को ही वैधता का आधार बतलाया कि राजा के आदेशों की पालना व प्रजा द्वारा प्रजा के प्रति राजा के कर्तव्य। तो राजा के आदेशों की पालना में प्रजा के प्रति राजा के कर्तव्य, इन्हीं को वैधता का आधार माना। किसने? मनु, कौटिल्य व शुक्र ने, इन्होंने वैधता का आधार बताया। मध्यकालीन समय में जो मेडिकल पीरियड था, मध्यकालीन समय, ये तो हम प्राचीन काल की बात कर रहे थे यहाँ पर, जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, मनु, कौटिल्य, शुक्र, एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में किस तरीके से इन्होंने वैधता का आधार बताया। अब मेडिवल जो पीरियड है, मध्यकालीन जो समय है, मध्यकालीन समय में जो सामाजिक समझौतावादी विचारक हुए, जैसे हॉब्स लॉ व रूसो, इन्होंने सामाजिक समझौते को वैधता का आधार बताया। सामाजिक समझौते को जिसमें जनता की सहमति थी, जनता की सहमति, उसी को वैधता का आधार माना। तो इस प्रकार से मध्यकालीन समय में हॉब्स लॉ व रूसो द्वारा सामाजिक समझौते के आधार पर वैधता को परिभाषित किया गया। आधुनिक काल में मुख्य तौर पर संवैधानिक जिस सत्ता को मान्यता प्राप्त हो, कानूनी मान्यता प्राप्त हो, उसी को वैधता माना गया है, जिसमें जनता की सहमति प्राप्त होती है, जनता की स्वीकृति प्राप्त होती है, जनता अपनी इच्छा से उस सत्ता के आदेशों की पालना करती है, उसी को वैधता या वैध सत्ता माना जाता है। जैसे कि टी.एच. ग्रीन ने अपने विचार व्यक्त किए वैधता को परिभाषित करने के लिए, और उनका कहना था कि इच्छा न कि बल, राज्य का आधार है। ऐसा टी.एच. ग्रीन ने कहा कि जनता की इच्छा ही राज्य का आधार है, न कि बल राज्य का आधार नहीं होता है। राज्य का आधार क्या होता है? इच्छा। और इच्छा किसकी? जनता की इच्छा। किसकी इच्छा? जनता की इच्छा। तो जनता की इच्छा ही राज्य का आधार है, न कि बल जो है वो राज्य का आधार नहीं। तो इस आधार पर वैधता को टी.एच. ग्रीन ने, थॉमस हिल ग्रीन जो राजनीतिक विश्लेषक रहे, इन्होंने इस तरीके से वैधता को परिभाषित किया। इसके अलावा वैधता जो है वो एक तरह से शक्ति सत्ता के बीच की कड़ी है। शक्ति व सत्ता के बीच की कड़ी को ही वैधता कहा गया है। जब शक्ति को कानूनी स्वरूप प्राप्त हो जाता है या सत्ता कानूनी आधार पर नियम संचालित करती है,
जो वैधानिक होते हैं, तभी उसको वैध स्वरूप प्राप्त हो पाता है, तभी जनता के हितों के अनुकूल शासन हो पाता है। और आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं जो हैं वो वैधता पर आधारित है, उनको वैधता का पर्याय समझा जा सकता है। लेकिन अधिनायकवादी जो शासन व्यवस्थाएं हैं, जहां पर जबरन जनता पर कानून थोपे जाते हैं, जनता की इच्छाओं के विरुद्ध शासन किया जाता है, जनता की इच्छाओं के प्रतिकूल नियम कानून कायदे लागू किए जाते हैं, तो ऐसी अधिनायकवादी व्यवस्थाएं वैधता पर आधारित नहीं होती, उसे वैधता का पर्याय नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से मुख्य तौर पर वैधता जो है वो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ही वैधता पर आधारित माना जा सकता है। तो इसलिए जनता के विकास के लिए, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैध सत्ता का होना आवश्यक है। समाज में व्यक्तियों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर विकास तभी संभव हो पाएगा जब वैध सत्ता सही प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे, वैध सत्ता के आदेशों की उचित पालना हो, वैध सत्ता का प्रभाव बना रहे। इसका प्रभाव बना रहता है, जनता स्वतः ही उसके आदेशों की पालना करती है। शक्ति और वैधता, जिस प्रकार से हम देखें तो जैसे मान लीजिए एक म्यान है, क्या है? म्यान। म्यान में रखी हुई तलवार जो है वो सत्ता का प्रतीक होती है, और जैसे ही म्यान से बाहर तलवार निकाल लेते हैं वो बल का पर्याय बन जाती है, शक्ति का पर्याय बन जाती है। तो इसलिए सत्ता वैधता का ही प्रतिरूप है। तो म्यान के अंदर रखी तलवार जो है वो वैध सत्ता का रूप है, जबकि म्यान से बाहर निकाली हुई तलवार शक्ति अथवा बल का आधार होती है। तो इस प्रकार से राजनीतिक तौर पर विद्वानों ने वैधता को परिभाषित किया, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए, इस तरह से वैधता को समझाया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने लेसन नंबर 2 में जो है वैधता, सत्ता, इसके अलावा शक्ति, इन सब के बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी प्राप्त की। इनको घर रह करके अच्छे से स्टडी करें। इस लेसन के नोट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं उनको बार बार रीडिंग कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा, और जितना हो सके बुक की भी रीडिंग कीजिए। थैंक यू सो मच।